हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके वर्ग 3 के फॉर्म भरे जा रहे हैं, पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के एमपीटीईटी, और आपके अलावा एक माह बाद पेपर भी हैं। तो मैं इसका जो सिलेबस आपने देखा होगा बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस है। तो पूरा सिलेबस मैं करा चुका हूँ। यदि आपको सिलेबस वाइज वीडियो चाहिए टॉपिक वाइज टॉपिक के, तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा मेरे चैनल पे। आपको वहाँ पे पर्यावरण वर्ग 3 की सिलेबस वाला जो है मिल जाएगा आपको। तो पर्यावरण का पूरा सिलेबस जो है टॉपिक वाइज दिया गया है, क्रम से दिया गया है, पूरी वीडियो मिलेंगे आपको। आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप इसे कह सकते हैं। ये है ओल्ड पेपर। ओल्ड पेपर क्यों है ज़रूरी आपके लिए? क्योंकि ओल्ड पेपर से आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना डीपली पढ़ना है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या पूछ सकता है ना। तो ओल्ड पेपर की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी एग्जाम का पेपर देने जाइए तो उसके पहले ओल्ड पेपर जरूर पढ़िएगा। ओल्ड पेपर, आप किसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी से पहले ओल्ड पेपर देखिएगा। क्यों देखिएगा? क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको तैयारी आखिर किस लेवल की करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना। ठीक है, तो इससे ये आपको पता चल जाएगा। तो इसमें जो मैंने लाया हूँ वो है आपका 5 मार्च 2022 को पहली शिफ्ट में हुआ पेपर में आपके पर्यावरण विषय में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। 30 नंबर का पर्यावरण का आना है, ये आप लोग को पता है। 30 नंबर की पर्यावरण आनी है, जिसमें लगभग 20 नंबर की पर्यावरण और 10 नंबर की आपकी पर्यावरण से संबंधित पेडागोजी होगी, है ना। तो इसमें 30 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं लाया हूँ। जो पहली शिफ्ट में पूछे गए थे वो क्वेश्चन लेके आया हूँ, किस किस प्रकार के पूछे गए थे। तो हम देखेंगे हमारे वो 30 प्रश्न को और समझेंगे, उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सीधा ईवीएस का से संबंध में पूछ लिया गया है, जो आपका पर्यावरण विषय है उससे, कि निम्नलिखित में से कौन ईवीएस मतलब एनवायरमेंटल स्टडी, है ना, ईवीएस के व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आता है। व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका परिवार और रिश्तेदार, दूसरा ऑप्शन है आपका पौधे, तीसरा ऑप्शन है आपका आश्रय, और चौथा ऑप्शन है आपका चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो देखिए, आपके ईवीएस के व्यापक विषयों के अंतर्गत 6 विषय आते हैं। कितने विषय आते हैं? 6 विषय आते हैं, जिसमें परिवार और रिश्तेदार होता है, ठीक है ना, आश्रय होता है, जो चीज़ हम बनाते हैं और करते हैं ये होता है, यात्रा होता है, यात्रा के साथ साथ पानी होता है, ठीक है, और कौन सा एक और मैं शायद भूल रहा हूँ, तो ये सब होते हैं। बाकी पौधा जो है नहीं होता है। पौधा, पारिवारिक संबंध या संबंध कह सकते हैं, खेल कूद, ये सब जो है उप विषय के अंतर्गत आता है। परिवार और रिश्तेदार के उप विषय के अंतर्गत आते हैं ये सब। इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल्स डाले देता हूँ, नेक्स्ट पीड इसी में डाले देता हूँ। एक मिनट लो, आप लोग को दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, देखिए ये है आपका परिवार और मित्र या संबंध। इसके बीच में इसके उप विषय है संबंध, कार्य और खेल, जानवर और पौधे। ये उप विषय है, ना कि विषय। व्यापक विषय नहीं है। व्यापक विषय जो आपके 6 विषय है व्यापक। फर्स्ट, ठीक है ना, आप सेकंड, थर्ड यात्रा, भोजन, हाँ भोजन, आश्रय, और हम जो चीज़ें बनाते हैं और करते हैं। तो ये आपके हैं जो है 6 विषय हैं, व्यापक विषय है। इसमें जो है आपके उप विषय के अंतर्गत आते हैं, परिवार और मित्र के अंतर्गत संबंध, कार्य और खेल, जानवर और पौधे। तो इसमें हमारा पौधे पूछा गया है, तो देख लेते हैं हमारा इसमें कौन सा जो है व्यापक विषय के अंतर्गत नहीं आता है। तो वो होगा सेकंड ऑप्शन, पौधे। पौधे व्यापक विषय के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें से आपका प्रश्न बदल के पूछ सकता है, इसलिए पूरा बता दिया कि 6 जो विषय होते हैं आपके वो व्यापक विषय हैं, और परिवार और रिश्तेदार या मित्र के अंतर्गत आते हैं 4 उप विषय। तो इससे भी एक आध क्वेश्चन बना के फिर से पूछ सकता है, बिल्कुल। तो इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा आप, है ना। ईवीएस के व्यापक विषय 6 होते हैं, परिवार और मित्र, जल, यात्रा, भोजन, आश्रय, जो चीज़ हम बनाते हैं वो करते हैं, ये सब व्यापक विषय हैं। उप विषय आते हैं, परिवार और मित्र के अंतर्गत आते हैं संबंध, कार्य और खेल, जानवर और पौधे। तो ये हमारे 4 उप विषय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, दूसरा, पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित किया गया है। तो पर्यावरण अध्ययन को किस बात में परिभाषित किया गया? एक बहुविषयक शैक्षणिक क्षेत्र जो पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है। देखिए, आपको पहला ऑप्शन पढ़ते ही बन जाएगा, ये आपका पेडागोजी से संबंधित है प्रश्न, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका नई पर्यावरण घटनाओं का अध्ययन और खोज, सामाजिक, जैविक और भौतिक विज्ञान का अध्ययन, सम्मिलित रूप से विज्ञान और सामाजिक विज्ञान,
ठीक है। तो देखो पेडागोजी की एक चीज़ आपको समझना है कि आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन उसमें हमेशा चूज किया जाता है सबसे उपयुक्त। उसमें एक से अधिक आंसर भी सही हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त आंसर होगा उसको चूज करना है। तो इसमें हमारा जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो पहला, एक बहुविषयक है पर्यावरण, जिसमें बहुत विषय होते हैं, ठीक है। शैक्षणिक क्षेत्र जो पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है। मनुष्य का जो है पर्यावरण के साथ एक व्यवस्थित संबंध होता है, अध्ययन होता है, ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है। तो यह हमारा जो है पर्यावरण के अध्ययन के लिए परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन इसका आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। एक गैर जलवायु कारक है, देखिए गैर जलवायु कारक पूछा है आपसे, ठीक है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है दबाव, दूसरा है आर्द्रता, तीसरा है नमी, चौथा है भूमि अवक्रमण। भूमि अवक्रमण का मतलब होता है गुणवत्ता घटना, ठीक है। भूमि की गुणवत्ता को घटना को बोलते हैं भूमि अवक्रमण। तो गैर जलवायु कारक है, देखो जलवायु के कारण क्या होता है, दबाव होता है, दबाव डिपेंड कर, आर्द्रता डिपेंड करती है, नमी भी डिपेंड करती है जलवायु पर, लेकिन भूमि की गुणवत्ता घटना जलवायु पर डिपेंड नहीं करती। ये जो है मनुष्य के हानिकारक प्रदूषण के माध्यम से या केमिकल आप डालते हैं भूमि, तो भूमि की गुणवत्ता इस वजह से कम होती है, जलवायु परिवर्तन की वजह से कम नहीं होती है गुणवत्ता। तो इसके बाद इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा चौथा। उसने पूछा है एक गैर जलवायु कारक है, तो गैर जलवायु कारक जो है भूमि अवक्रमण, कि आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन है, चौथा प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सही है। कौन सी गतिविधि सही है, आपको इतना ध्यान देना। पहला है भूजल का हास्य, क्या भूजल का हास्य करते हैं मनुष्य, भूमिगत जल को कम कर रहा है मनुष्य निकाल निकाल के, हैं। तो इसमें सही पूछा है तो देखो हाँ कर तो रहा है, इसको आप सही मान सकते हैं। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाना, क्या मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को मनुष्य बढ़ा रहा है, नहीं, कम कर रहा है, केमिकल डाल डाल के कम कर रहा है ना, खाद या उर्वरक डाल डाल के कम कर रहा है। तो ये तो गलत है, ये जो मनुष्य जो है नहीं करता है, और यहाँ पे सही पूछा है जो करता है, ठीक है। तो ये तो नहीं करता मनुष्य। वन क्षेत्र में वृद्धि करना, क्या वन क्षेत्र में देखो कुछ मनुष्य एक या दो गिने चुने मनुष्य हैं जो पेड़ पौधे लगाते हैं, बाकी वास्तविकता में यदि मानव सभ्यता की बात की जाए तो मानव सभ्यता ने वनों का विनाश ही किया है। विकास के नाम पे विनाश करते हैं हम लोग, है ना। कुछ बनाना है तो वहाँ की जो है आप पहाड़ हुआ उसको तोड़ दिया, मिट्टी खुदे दी आपने वहाँ पर, और क्या पेड़ पौधों को काट दिया। तो आपने बोला विकास हो रहा है, वास्तविकता में वो विकास नहीं होता, विकास के नाम पर विनाश होता है प्रकृति का। तो ये भी नहीं हम करते, वनों को वृद्धि नहीं कर रहे हैं। प्रदूषण कम करना, क्या हम प्रदूषण कम कर रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं। हर साल हमारे यहाँ ग्लेशियर पिघलने लगे हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर, ठीक है, जल स्तर बढ़ रहा है समुद्र का। तो ये भी काम हम नहीं करते। तो इसमें जो हम काम करते हैं वो भूमिगत जल का ह्रास, भूमिगत जल को कम कर रहे हैं। हम हमेशा गलत ही चीज़ें कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ें तो ये तीन हम नहीं करते, है ना। ये चीज़ें तो हम नहीं करते। मनुष्य क्या करता है, भूमिगत ह्रास। तो इसका पहला ऑप्शन आपका सही है। इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसार वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। तो देखिए गैस को हम किस में मापेंगे, आयतन में, ठीक है। गैस को तौलते भी हैं, तो जो इसको आप भर सकते हो उसको तौल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर वायुमंडलीय गैस को आप किस में मापते हैं, आयतन के रूप में लेते हैं कि कितने आयतन है, तो उसी से परसेंटेज निकाला है ना। तो यदि आयतन के हिसाब से देखा जाता है तो ऑक्सीजन है आयतन के हिसाब से। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, लेकिन इसमें देखो दूसरा ऑप्शन है भार, क्या वायुमंडल में अपन ने जितनी नाइट्रोजन उसको तोला है, क्या नहीं तोल तो सही सकते, घनत्व तो नहीं निकाल रहा। डेंसिटी, डेंसिटी का इफेक्ट नहीं है यहाँ पर। बेग, बेग क्या है यहाँ पे, बेग होना चाहिए, सॉरी बेग, तो बेग भी नहीं है ना। तो हमारा इसमें सही आंसर है कौन सा, आयतन, आयतन आपका सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। निम्नलिखित में से क्या जंगल का कार्य नहीं है, जंगल का कार्य क्या नहीं है ये बताना है। सतह से वर्षा जल के प्रवाह को कम करना, बिल्कुल सही। जिस सतह से क्या है कि जो वर्षा जल है उसके प्रवाह या उसको बहाव को कम करना, ये एक वन करते हैं बिल्कुल। मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकने का काम करते हैं। स्थानीय तापमान को नियंत्रित भी करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण को कम करना, ये वनों का कार्य नहीं है। ध्वनि प्रदूषण को वन कम नहीं करते, है ना। तो ध्वनि प्रदूषण को वन कम नहीं करते, ये जो है वनों का कार्य नहीं है, इसलिए इसमें आपका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। इसका नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो इसमें देखना है
जल जल एक गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र है, क्योंकि जल आपका किसमें बदलेगा, आपका जल वाष्प में, फिर उसके बाद फिर से वो बूंद के रूप में, जल के रूप में बदल जाता है। तो ये तो है गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र। कार्बन चक्र आपने पढ़ा ही होगा, कार्बन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कार्बन, और भी कार्बन चक्र चलता रहता है हमारा। इसका फास्फोरस चक्र जो है आपने नहीं पढ़ा होगा, कभी नहीं सुना होगा फास्फोरस चक्र। इसका ऑक्सीजन चक्र आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। ऑक्सीजन जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, फिर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। ये चक्र एक प्रकार से चलता रहता है। इसके बाद हम देखेंगे फास्फोरस चक्र नहीं, नाइट्रोजन चक्र आपने पढ़ा होगा, है ना। तो इसमें नाइट्रोजन चक्र हो सकता है, लेकिन फास्फोरस चक्र नहीं है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो गया कौन सा, तीसरा ऑप्शन सही है, फास्फोरस चक्र। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, चगम्पा पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति शंकु के आकार के तंबू में रहती है, जिसे याक के बालों से बुना जाता है और एक साथ सिला जाता है, ओके, और 9 डंडों से बांधा बांधा जाता है। फिर करीब 2 फीट गहराई जमीन खोदकर टेंट लगाया जाता है। उसके तंबू को क्या कहा जाता है, तो उसके तंबू को रेबू कहा जाता है। चंपा जो जनजाति है, ये अधिक अभी जो आपको मिलेगी देखने को, तो ये मिलेगी आपको लद्दाख वाले क्षेत्र में, लद्दाख वाले क्षेत्र में मिलेगी। ये आपकी चगम्पा पहाड़ों पर रहती है, इसलिए इसे चगम्पा जनजाति भी बोलते हैं। यहाँ की भाषा भी चगम्पा है ना। यहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती है, चगम्पा। चगम्पा पहाड़ों पर रहती है। ये वैसे तिब्बती मूल की जनजाति है, तिब्बती मूल की जनजाति है, और इसको याक बोलते हैं। ये याक और भेड़ों का व्यापार भी करते हैं, इनको पालते हैं। इसी की खालों से अपने तंबू बनाते हैं, उस तंबू को बोलते हैं रेबू। और जो अपने बकरियों के लिए पत्थरों से एक घर बनाते हैं बगल में, अपने घर के बगल में, उसको बोलते हैं लेखा। उसको हम लेखा बोलते हैं। बाकी की इसकी और डिटेल मैंने आगे पीडीएफ में दे दी है, तो आप उसको रोक के पढ़ सकते हो, उसको मैं बता देता हूँ। तो ये आपकी है, देखिए मैं इसके कुछ पॉइंट मैं पढ़ के बता देता हूँ, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। चगम्पा जनजाति तिब्बती मूल का एक बंजारा समूह है। ये मुख्य रूप से लद्दाख के चगम्पा पहाड़ में रहते हैं। चांगतांग पहाड़ में, सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, चांगतांग पहाड़ में रहते हैं, तो इसको याद रखना आप, है ना। जो उसका नाम है चगम्पा, उसी से संबंधित है, चांगतांग, है ना, चगम्पा से चांगतांग। इसके बाद नेक्स्ट है, ये समुद्र तल से, ये उसकी ऊंचाई बताई गई है उस पहाड़ की जहाँ पर वो रहते हैं, 4500 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। ये तिब्बती बौद्ध धर्म को मानते हैं। चांगथांग भाषा बोलते हैं, चांगतांग पहाड़ पर रहते हैं और चांगथांग भाषा बोलते हैं, ठीक है। इनकी भाषा है जो है चांगथांग। ये याक और बकरियां पालते हैं। ये पस पश्मीना बकरियां पालते हैं, सॉरी पश्मीना बकरियां, मुझे पता नहीं कौन सी बकरियां होती हैं, लेकिन ये पश्मीना बकरियां पालते हैं और दुनिया में सबसे बेहतरीन ऊन का उत्पादन करते हैं। ये बकरियां भेड़ों मांस के ऊन का मतलब मांस और ऊन प्राप्त करते हैं, इसी से टेंट बनाते हैं, टेंट के लिए भी खाल पाते हैं। ये अपने पास मौजूद हर चीज़ को अपने घोड़ों और याक द्वारा ढोते हैं। तो कहीं से भी कुछ भी लाना है तो घोड़ों या याक के द्वारा ही ढोते हैं। इसे अनुसूचित जनजाति में भारत सरकार ने रखा हुआ है, अनुसूचित जनजाति में। और यहाँ पे आता है चगम्पा जनजाति के खाना बदोश सदस्यों को पाल्पा कहा जाता है। जो खाना बदोश सदस्य होते हैं उन्हें कहा जाता है पाल्पा। तो ये याद रखना, पाल्पा कहा जाता है। जबकि एक जगह पर रहने वाले लोगों को फांगपा कहा जाता है। जो खाना बदोश मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, हमेशा एक जगह नहीं ठहरते, यहाँ रहे फिर यहाँ रहे फिर यहाँ रहे, उनको पाल्पा कहा जाता है। जो एक ही जगह एक गांव बना के या समूह बना के रहते हैं उसको बोलते हैं फांगपा, है ना। तो इनको फांगपा बोलते हैं। इसके चगम्पा जनजाति घरों को रीबू रीबू या रेबू के नाम से जाना जाता है। आपका जो ऑप्शन में रेबू लिखा आया है तो रेबू, लेकिन रीबू भी कहा जाता है। भेड़ और बकरियों को रखने के लिए एक जगह है जिसे लेखा कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, लेखा। तो ये चबंका जनजाति से संबंधित था। तो इसमें आपका जो सही आंसर है रेबू या रीबू बोलते हैं इसके तंबू को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हमारा 9 प्रश्न है। चगम्पा अपनी भेड़ बकरियों को अपने डेरे के पास रखते हैं, वह स्थान कहा जाता है, तो लेखा कहा जाता है, जो कि मैं बता चुका हूँ, उसको क्या बोलते हैं, लेखा। इसके बाद नेक्स्ट है, श्रीनगर में कई परिवार एक नाव में रहते हैं, जिसको आप बोट हाउस भी बोलते हैं या हाउस बोट भी बोलते हैं। एक नाव है, उसमें घर बनाए जाते हैं और पानी में वो तैरती रहती है, जो अंदर से अलग अलग कमरों वाले घर की तरह है, जो मुख्य रूप से डल झील और झेलम नदी में देखा जाता है। बिल्कुल, इनको डल झील और झेलम नदी में देखा जाता है मुख्य रूप से इनको। और इसको हम वैसे बोलते क्या है, इनको बोलते हैं हाउस बोट, हाउस बोट।
लेकिन इसने पूछा क्या है, झेलम नदी में देखा जाता है, तो कहाँ देखा जाता है, तो इसे घाटी में देखा जाता है। आपने श्रीनगर की घाटी के नाम से जानते हैं, घाटी कहा जाता है उसे, तो घाटी में देखा जाता है इसे। ठीक है, झेलम और आपकी डल झील की घाटियों में जो है इसको देखा जाता है। इसका नाम यदि पूछे तो इसका नाम होता है हाउस बोट या बोट हाउस भी कह सकते हैं। हाउस बोट या बोट हाउस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11वां, कोई भी स्थान जिसके लिए ऐतिहासिक और स्थापत्य या सांस्कृतिक के संरक्षण की आवश्यकता होती है क्या कहलाता है, तो विरासत होती है वो हमारी, क्या होती है, विरासत। परिसर विरासत कहलाती है, धनुषाकार कहलाती है, कोर बेल्ट कहलाती है, इच्छुक विरासत। तो देखो हमारी जो कहलाती है यहाँ पे आवश्यकता होती है क्या कहलाती है, वो कहलाती है विरासत परिसर। इसमें जो आपका सही आंसर है ऑप्शन है ये, ऑप्शन आपका सही है, विरासत परिसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12, विरासत के प्रति जागरूकता के संबंध में इंटेज का पूर्ण रूप क्या है, तो इंटेज का पूर्ण नाम जो है आपका, मैं इसमें बता देता हूँ इंटेज के बारे में। इंटेज एक संस्था है, सन 1986 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी और ये इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह संस्था है जो भारत की आपकी परंपरागत विरासतें हैं या सांस्कृतिक विरासतें उनके बचाव के लिए और उनके संबंध में कला को बचाने के लिए और उनके संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए कि इनको हमें बचाना चाहिए। इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। इसका मुख्यालय, इसका जो लोगो है, यदि लोगो पे आप देखेंगे, मैं आपको बता दूंगा अभी आगे वीडियो में, लोगो में एक इंसान की तरह मूर्ति है और वो लगभग 3000 साल पुरानी है। 3000 साल पुरानी उसको उन्होंने अपना लोगो बनाया, उत्तर प्रदेश में मिली था वो चित्र, जो उन्होंने अपना लोगो बनाया जिसको, वह चित्र मिला था उत्तर प्रदेश के शाहाबाद, कुछ जगह पे ऐसी जगह पे मिला था, शाहाबाद पर ये चित्र मिला था। और यदि इसके बारे में बोलें तो ये अपने समाचार पत्र भी निकालता है, बच्चों के लिए निकालता है, 3 महीने में एक समाचार पत्र निकालता है, लेकिन वो समाचार पत्र बच्चों के लिए है। उन्होंने अपना ऐप भी चालू किया हुआ है, ऐप के माध्यम से आप बता सकते हैं कि यहाँ पर मेरे यहाँ पे सांस्कृतिक विरासत है, तो उसको वो आप देख रेख में ले सकता है, बचा सकते हैं आप अपनी यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को। तो बचाने के लिए जो है इस संस्था का गठन हुआ था, इसके बारे में आगे देख लेते हैं। इसमें आपका जो पहला ऑप्शन होगा इसका सही होगा, 12 का पहला ऑप्शन आपका सही है। इसका देख लेते हैं, इसका नाम जो था इंडियन नेशनल ट्रस्ट एंड कल्चर हेरिटेज है ना, इंडियन नेशनल ट्रस्ट एंड कल्चर हेरिटेज। तो इसका जो यह नाम है इसका इंग्लिश में यह नाम है और हिंदी में है आपका कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय न्यास, कला और सांस्कृतिक विरासत के भारतीय न्यास। इसकी स्थापना, सॉरी मैं सन गलत बोल चुका हूँ तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, इसकी सन थी 1984 थी, मैंने 85 बोला, 1984 थी। इसका इंटेच है, इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में, ये आपको मैं बता चुका हूँ। ये इसका लोगो, यह लोगो जो आपको दिख रहा है लगभग 3000 साल पुराना है, 3000 साल पुराना चित्र है और ये मिला था आपको कहाँ पर, शाजाबाद में, उत्तर प्रदेश शाजाबाद में मिला था, 3000 साल पुराना है। अभी यह जो आपको मिलेगा देखने को तो मथुरा के संग्रहालय में रखा हुआ है, मथुरा के जो संग्रहालय है मथुरा का उसमें रखा हुआ है। इसके बाद यह त्रैमासिक जो है समाचार पत्र जारी करता है और यह बच्चों के लिए होता है समाचार पत्र, जिसका नाम है यंग इंटेक। ये पूछ सकता है आपसे कि समाचार पत्र का नाम क्या है त्रैमासिक, तो ये है यंग इंटेक। और इंटेक समाचार पत्र यह बच्चों के लिए होता है, खासकर यह किसके लिए होता है, बच्चों के लिए। इसमें लेख, चित्र कैसे करें, प्रश्न और प्रतियोगिताएं होती हैं। और इसमें यदि और जानने के लिए है तो इसमें देखते हैं इंटेच में हेरिटेज सर्वेक्षण के लिए एक मोबाइल ऐप भी है, इसका लॉन्च किया है। इसके माध्यम से आप अपनी संपत्ति की वेबसाइट की सूचना दे सकते हैं इसको। तो ये जो है इंटेच के बारे में था। और नेक्स्ट आपका प्रश्न है, देख लेते हैं, भारत सरकार में ग्रामीण लोगों के जीवन के गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए महिलाओं को गोपनीयता और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम और कब शुरू किया, तो ये कार्यक्रम किया था सन 1986 में शुरू किया था, सन 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम चालू किया गया था। तो इसका पहला ही ऑप्शन आपका इसमें सही है, पहला ऑप्शन आपका सही है, सन 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। इसको नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है 14वां, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था, तो नरेंद्र मोदी जी जब बने थे प्रधानमंत्री तो 2 अक्टूबर को उन्होंने 2014 में शुरू किया था। तो इसका सही ऑप्शन है, तो सबको आता होगा, 2 अक्टूबर सन 2014 में जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। भारत सरकार द्वारा इनकोस की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो देखिए इनकोस की स्थापना की गई थी सन 1962 में।
ठीक है, 1962 में। इनकोस पार क्या है, ये एक आपका अंतरिक्ष से संबंधित है, और इसके बाद इसरो की स्थापना इसी से हुई थी। इसरो की स्थापना इसी से बना फिर इसरो। और इसरो कब बना था, सन 1969 में। सन 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। और इनकोस पार की स्थापना हुई थी सन 1962 में। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या पूछा है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 1962 में हुई थी। इसका फुल नाम है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा टाइल्स, TIRLS या टाइल्स का पूर्ण रूप क्या है। इसका पूरा नाम है थोम्पा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। तो आपको इसमें दिख जाएगा थोम्पा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये इसका पूर्ण नाम है TIRLS। ये अंतरिक्ष से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसका नाम है थोम्पा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना सन 1963 में हुई थी। 21 नवंबर सन 1963 में हुई थी। यह पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। यहाँ पर कई साउंडिंग रॉकेट विकसित और परीक्षित किए गए हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम भी यहाँ पर सबसे पहले काम करने वाले इंजीनियरों में से दल में एक थे, है ना। तो सबसे पहले जो यहाँ पर इंजीनियर का दल आया था उसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम भी थे, यहाँ पर आए थे। इसकी स्थापना आपको याद रखनी है, 21 नवंबर सन 1963 को हुई थी। थोम्पा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, यह भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एरोस्पेस एजेंसी अपने देश के साथ सम्मिलित नहीं है। तो यदि आप, मैंने बोला है कि इस वीडियो को तो देखना ही, साथ में आप कवर जरूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी टॉपिक वाइज, जो है आपको वीडियो बनाए हुए हैं बैक 3 की पात्रता परीक्षा के लिए। जो टॉपिक दिए गए हैं पर्यावरण के, वो सारे बने हुए हैं। तो उस पर जाके के आप सारे टॉपिकों को देख लीजिएगा। इसमें जो आपकी जो सम्मिलित नहीं है वो कौन सी है, अंतरिक्ष एजेंसी आप कह सकते हैं। तो CNSA जो चीन की कहलाती है। DLR आपकी कहाँ की कहलाती है, अंतरिक्ष प्रशासन डेनमार्क। तो देखो डेनमार्क की नहीं है ना, डेनमार्क की नहीं है। इसके बाद CNES आपका है फ्रांस का, ठीक है। इसके लेपन आपका क्या है, इंडोनेशिया, ठीक। तो इसमें जो आपका सही आंसर है के साथ सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है, वो है दूसरा। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है। इसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 18। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, कम से कम 30 मिनट के आसपास से ऊपर जाएगी। तो भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का परीक्षण द्रव्यमान क्या था, तो लगभग 360 केजी का था। भारत का जो आर्यभट्ट था उसका द्रव्यमान कितना था, 360 केजी, है ना। इसका सीधा सीधा आंसर 360 केजी। इसमें कुछ वो नहीं समझाना। भारत आर्यभट्ट के बारे में यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आर्यभट्ट जो है पहला हमारा उपग्रह था, और जिसको हमने रूस की सहायता से भेजा था। इसका वजन था 360 केजी, है ना। पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह किस वर्ष से सफलतापूर्वक प्रेक्षित किया गया था, सन 1997 में प्रेक्षित किया गया था। सन 1957 में प्रेक्षित किया गया था यह पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का कक्षीय जीवन रहा था, तो इसका 17 साल से थोड़ा कम रहा था। 17 साल से थोड़ा कम रहा था, 1-2 महीने कम चला था ये। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, इसमें वो लिखा होगा आपका 17 साल से थोड़ा अधिक, 17 साल से थोड़ा कम, आपका ये है ना। 17 साल से थोड़ा कम था इसका कार्यकाल का। तो आपको इससे इतना समझ में आ गया होगा कि आपको इनके कार्यकाल ही पढ़ने हैं। यदि किसी उपग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसने कितना काम किया, कब से किया है, ये किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था, कब किया गया था, इसका कार्य क्या था। तो यदि आप किसी उपग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें जरूर पढ़िएगा उसके बारे में। इसके बाद है SLV, जो कि रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है हमारे। SLV PSLV, है ना। तो ये हमारे रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है को किस बार सफलतापूर्वक प्रेक्षित किया गया था, तो सन 1980 में इसको जो है सफलतापूर्वक प्रेक्षित किया गया था। रोहिणी उपग्रह को भेजा गया था इसके माध्यम से। RS रोहिणी उपग्रह, RS भी बोलते हैं या रोहिणी उपग्रह भी बोलते हैं हिंदी में, जो कि बनाया गया था किसके लिए, हमारी जलवायु के लिए, वो फोटो लेने के लिए, पृथ्वी हमारे देश की जलवायु को देखने के लिए, वो फोटो लेने के लिए बनाया गया था ऊपर से। तो रोहिणी उपग्रह का लॉन्च किया था SLV द्वारा सन 1980 में। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह SLV-3 या SLV-3 हिंदी में लिखा है कि प्रथम सफलता प्रेक्षण द्वारा प्रेक्षित किया गया था। तो जैसा कि मैंने बोला रोहिणी उपग्रह को भेजा गया था, तो यह है रोहिणी सैटेलाइट 3 को जो है आपका जो है प्रथम सफल प्रेक्षण द्वारा प्रेक्षित किया गया था। तो इसका है आपका आंसर सही, रोहिणी सैटेलाइट 3। तो SR3 भी बोलते हैं आप इसको, SR3 भी बोल सकते हैं। तो इसको भेजा गया था, सबसे सफल प्रेक्षण रहा था हमारा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा।
इसमें से कौन सा उपग्रह है जो अपनी कक्षा में नहीं पहुंच पाया था और विफल रहा था? तो इसमें आपका है SROSS-1, SROSS-1। इसका ये आपका सही आंसर है, इसका SROSS-1। देखो SR का मतलब रोहिणी उपग्रह है, SR से समझ लेना रोहिणी उपग्रह है। रोहिणी उपग्रह के फिर कई नाम आए हैं, मतलब कई बार रोहिणी उपग्रह को भेजा गया तो उनको अलग अलग नाम दिया गया, SR-1, SR-D1, ऐसे भी नाम दिए गए हैं, SS-1, है ना, तो ऐसे नाम दिए गए हैं इनके। तो यहाँ पर देख लेते हैं, SROSS-1 को जो है आपका विफल रहा था पहुँचने में, अपनी कक्षा में पहुँचने में विफल रहा था। सही ऑप्शन आपको लगा देता हूँ, पहला ऑप्शन आपका इसका सही है। इसका नेक्स्ट है, इसरो के निम्नलिखित उपग्रह पर विचार करें। रोहिणी उपग्रह RS-D2, RS-D2, ठीक है। रोहिणी उपग्रह RS-1, ठीक है, RS-1। रोहिणी उपग्रह हिंदी में लिखा है, इसका एक पुस्तक लगा सकते हो, RS-D2, RS-1। यहाँ पे आता है रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड RTP, है ना। तो ये है, इसमें से आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मिशन सफल रहा था? तो इसमें आपका रहा था पहला व दूसरा मिशन जो है सफल रहा था। रोहिणी उपग्रह आपका RS-D2 और रोहिणी उपग्रह RS-1 ये आपके सफल रहे थे। और रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड RPT जो है, जिस सबसे पहले भेजा गया था, RPT याद रखना, इसको भेजा गया था सन 1969 में, सन 1969 या सॉरी 79 में, तो इसको बोलने में हो गया हमारा, सन 1979 में जो है इसको भेजा गया था। तो ये अपनी कक्षा में नहीं पहुंच पाया था, जिस कक्षा में इसको हम रखना चाहते थे उस कक्षा में नहीं पहुंचा पाए थे, तो इसको फेल मानते हैं हम थोड़ा, है ना, लेकिन इसको पूर्णतः फेल नहीं कह सकते हैं, है ना। इसको पूर्णतः फेल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिसमें भेजना चाहते थे, हम चाहते थे कि इस कक्षा में जाए लेकिन वहाँ पर नहीं पहुँचा पाए थे, तो ये फेल रहा हमारा। लेकिन ये दोनों जो है हमारे जिस कक्षा में पहुँचाना चाहा उस कक्षा में पहुँचा पाए, RS-D2, है ना, और RS-1। इसके बारे में और डिटेल से दिया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट 2 होगा, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। इसके बारे में वहाँ यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आपको ले लें तो पूरा क्या क्या है आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं बता देता हूँ फिर भी थोड़ा सा। आपका जो D2 था, OT-D2 RPT, ठीक है ना, रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड RPT, ये पहला था जो 1979 में भेजा गया था। ये 3 वाट की इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करता था, और इसके बारे में बोलें तो इसका वजन जो लगभग था वो था 35 kg, 35 kg के आसपास इसका वजन था, और वो अपनी कक्षा में नहीं पहुंच पाया था जब उन्हें इसको भेजा गया था 1979 में। इसका नेक्स्ट जो आपका भेजा गया था, रोहिणी के बारे में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जलवायु अध्ययन और स्थलीय चित्रण के लिए इसको भेजा जाता है इसरो के द्वारा। इसकी शुरुआत सन 1975 से हुई थी, लेकिन भेजना शुरू हुए सन 1969 से। तो इसके बाद रोहिणी उपग्रह RS-1 को भेजा गया सन 1980 में, उसके बाद सन 1981 में, 1983 में, ये याद रखना है। सन 4 जो है इसके अंदर 4 उपग्रह आते हैं, है ना, इसके अंदर कहीं लिखा भी होगा, इसमें मैंने 4 उपग्रह थे, ठीक है, 4 उपग्रह थे। एक 1979 में, 1979, एक 1980, एक 1981, और इसके बाद है एक 1983। तो इनको याद रखना है। ये है हमारा पहला, सॉरी ये है दूसरा जो सफल रहा, क्योंकि 1979 का तो हमारा विफल हो गया था, इसके पेलोड वाला, है ना। इसके बाद जो हमारा रहा पहला जो सफल रहा, जो भारत द्वारा विकसित स्वदेशी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था उपग्रह को, तो SLV द्वारा लॉन्च किया गया था, याद रखना। तभी से हम भारत जो है 7वां ऐसा देश बन गया था रॉकेट लॉन्चिंग के सिस्टम में, कि रॉकेट हमारे पास हो गया था, खुद का हमने रॉकेट लॉन्चर बना लिया था, जिसके माध्यम से हम सैटेलाइट को उसकी कक्षा में छोड़ सकते थे। पहले हमारे पास हम जो अपने सैटेलाइट बनाते थे दूसरे देशों के माध्यम से छुड़वाते थे, जैसे कि भारत से भी अब छुड़वाते हैं बहुत से देश कि हमारा सैटेलाइट छोड़ दो, इसी टाइप से। तो रोहिणी उपग्रह SR-1 भी इसी का नाम है, सन 1980 में भेजा गया था, SLV द्वारा भेजा गया था। यह इसका कार्यकाल 20 महीने रहा था। इसका वजन की यदि बात करें, यदि आपसे इसका वजन पूछा जाए तो 35 kg के आसपास था, और ये 16 वाट की इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करता था। इसके लिए इसको 16 वाट चाहिए पड़ती थी अपनी कार्य क्षमता के लिए। इसका नेक्स्ट है रोहिणी उपग्रह RSD-1। रोहिणी उपग्रह RS-D1 का प्रयोग जो विकसित किया गया था सन 1981 में किया गया था।
इसका आप यदि वजन की बात करें तो ये लगभग 38 किलो के आसपास था। कितना? 38 किलो था इसका वजन। और इसको भी 16 वाट की इलेक्ट्रिसिटी की उपयोग आवश्यकता होती थी। इसे SLV-3 द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे SLV द्वारा, इसे SLV-3, वो एक ही रॉकेट के नाम है, अलग अलग थोड़ा उसमें बस बढ़ा देते हैं कि ये ज़्यादा वजन लेके जा सकता है, या और विकसित कर देते हैं, जैसा आपके ऐप में अपडेट आते हैं ना, बस अपडेट है उसका। लॉन्च किया गया था। यह केवल 3 दिनों तक कक्षा में रहा था। तो इसका कार्यकाल, सॉरी, यह केवल 9 दिनों तक कक्षा में रहा था, तो इसका कार्यकाल 9 दिन का ही था। इसके बाद है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है रोहिणी RS-D2, रोहिणी RS-1, रोहिणी RS-D1, RS-D2, ऐसे नाम कह सकते हो, RS-1, RS-D1, RS-D2। RS-D2 सन 1983 में भेजा गया था, 17 अप्रैल सन 1983 में। और आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैं इसको क्लीन भी कर देता हूँ, है ना। और इसका वजन लगभग था 41.5 kg का, 41.5 kg के आसपास था। और इसमें भी 16 वाट इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करता था। ये लगभग कितने महीने, 17 महीने के आसपास जो है इसने काम किया। तो आप इसको अब अच्छे से पढ़ सकते हैं। जीवन मिशन इसका था 17 महीने। इसलिए दे दिए क्योंकि इससे पूछ सकता है। देखो, इससे संबंध क्वेश्चन आया तो मैंने बाकी चीज़ें इसकी बारे में बता दी। इसमें से कुछ भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि मैं जो वीडियो लाया हूँ इसमें आपको सिर्फ ओल्ड प्रश्न नहीं मिलने वाले, साथ में और डिटेल भी दी जाएगी, ताकि इससे कभी कोई क्वेश्चन बनता है तो वो बन जाए आप पे। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, इसरो के निम्नलिखित अंतरिक्ष यान पर विचार कीजिए। चंद्रयान-1 मार्स ऑर्बिट स्पेस क्राफ्ट, तो ये देखो दोनों भेजे हुए हैं और PSLV द्वारा भेजे गए हैं, है ना। तो दोनों को भेजा गया PSLV द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन सही है। उपरोक्त में से किस PSLV का उपयोग करके लॉन्च किया गया है? तो इन दोनों को PSLV द्वारा भेजा गया है। अभी जो भेजा गया है सूर्य की तरफ, आदित्य-1 भेजा गया है हमारा। अभी आपको इनके बारे में ज़रूर अपडेट करना है, आपको पढ़ना है। मेरे वीडियो में नहीं मिलेगा क्योंकि वो कब हुआ था। अभी चंद्रयान-3 के बारे में पढ़ना है आपको, चंद्रयान-3 के बारे में, है ना। और आपको पढ़ना है किसके बारे में? जो सूर्य की तरफ हमारा आदित्य-1 भेजा गया है, सूर्य की तरफ, इसके बारे में पढ़ना है ना। सूर्य के सबसे अधिक कक्षा के पास में भेजा गया है, तो उसके बारे में आपको जानना है, कब भेजा गया है, उसका वजन क्या था, किस रॉकेट के जरिए भेजा गया, ये सब चीज़ें सारी आपको याद करने हैं ना। कब, कितने दिनों में पहुंचा, तो पढ़ लेना। या फिर मैं एक आध वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, तो चंद्रयान-3 और बाकी आने वाले जो है बना दूंगा मैं उस पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सॉरी इसमें क्या प्रश्न नहीं दी गया क्या मैंने, 25, तो ये प्रश्न छूट गया शायद हमारा, है ना। इसमें नंबर थोड़ी गलत हो गए होंगे, तो ठीक, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का कार्य है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का कार्य है? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का कार्य है उपग्रह का बनाना, ग्राहकों से संबंधित उपग्रहों के लिए लॉन्चिंग सेवाएं प्रदान करना, भारतीय उद्योगों के माध्यम से उपग्रह निर्माण को सुगम बनाना। तो देखो ये तीनों इसके कार्य हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के तीनों कार्य हैं। एक तो उपग्रह बनाना, ग्राहकों से संबंध में, ग्राहक जो होते हैं लॉन्चिंग के लिए हमारी सैटेलाइट, वो बोलते हैं ना जो कि हमारी सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए, उनके लिए सुविधा को उपलब्ध बनाना, है ना, सेवाएं प्रदान करना, भारतीय उद्योगों के माध्यम से उपग्रह निर्माण को सुगम बनाना। मतलब हम और भी अदर कंपनियां हमारे भारत में जो आगे आएंगी जो उपग्रह बनाए, तो ऐसी जो है इसके लिए काम करता है हमारा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो इसमें जो तीनों होंगे हमारे वो सही है, 1, 2, 3, चौथा ऑप्शन जो है हमारा सही है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तो देखो नंबरिंग गलत हो गई है, 25, 26, 27 है, तो नंबरिंग छोड़िए, आप प्रश्न देखते जाइएगा ओनली। छोटे समूह में परिचर्चा के दौरान, अब आती है आपकी पेडागोजी। छोटे समूह में परिचर्चा के दौरान शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? हर चर्चा लक्ष्योन्मुखी होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हर चर्चा का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए, है ना। इसका नेक्स्ट है, चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए बच्चों के पास विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी है। किसी भी तीसरा है इसमें, किसी भी दृष्टिकोण या मत का आदान या उपहास नहीं करना चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए। तो इसमें आपको ऑप्शन देखने हैं कि क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2 होना चाहिए। हर चर्चा का एक मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि हम किस बारे में, किस वजह से चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा है केवल 1 और 2, चर्चा के सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए विषय के मतलब बच्चों के पास उस विषय के बारे में जानकारी हो कि किस पे चर्चा होनी है।
इसके बाद सेकंड है 2 और 3 होनी चाहिए, एक जानकारी हो और दृष्टिकोण मत आदान प्रदान का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, मतलब मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई बच्चा कुछ बताए, अपनी राय रखे तो उस पर हंसना नहीं चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो देखो वैसे बात करें तो ये तीनों चीज़ें आवश्यक हैं, तीनों, तो जिसमें तीनों आएगा वही सही है आपका। देखो हर चर्चा का एक लक्ष्य होना चाहिए। यदि बच्चों के साथ आप कोई चर्चा कर रहे तो बिना किसी लक्ष्य की चर्चा मत कीजिए। उसका उद्देश्य तो होगा ही, कुछ ना कुछ सिखाना होगा बच्चों को या कुछ न कुछ बारे में बताना होगा, तो उसका एक लक्ष्य होगा। इसके सक्रिय भागीदारी होना भी आवश्यक है। बच्चों को पहले बता दो कि हम इस बारे में बात करने वाले हैं, ताकि उसके बारे में वो विषय के बारे में जानकारी जुटा सकें और अच्छे से बात कर सकें। इसके बाद दृष्टिकोण, या कोई अपना दृष्टिकोण प्रदान करता है, कोई अपना मत देता है, कोई अपनी बात रखता है, तो उसका जो है उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। कोई ऐसी बात कह देता है जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए बच्चे हंसने लगते हैं, अपने क्लास में देखा होगा, लेकिन उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, है ना। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो चौथा ऑप्शन सही होगा, 1 2 3। इसको नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कई छात्र छोटे परिचर्चा का आनंद लेते हैं क्योंकि यह सहकर्मी आधारित संचार है, इसमें अंततः क्रियाएं होती हैं, यह शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। तो देखिए ये तीनों चीज़ें आवश्यक है ना, तीनों चीज़ें होती हैं। कोई छात्र छोटे परिचर्चा का आनंद लेते हैं, क्यों लेते हैं छोटी सी परिचर्चा का, यह सहकर्मी अ, आधारित संचार होता है, तो मतलब सहकर्मी दोस्तों के बीच में होता है, इसके अंतः क्रियाएं होती हैं, यह शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। तो तीनों जो है आवश्यक है, तो तीनों होता है, तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। इसका नेक्स्ट है, कौशल जो छात्र छोटे परिचर्चा के माध्यम से विकसित करते हैं, वो कौन कौन से कौशल हैं जो परिचर्चा के माध्यम से विकसित होते हैं। पहला होता है आपका विश्लेषणात्मक। तो विश्लेषणात्मक जो है आपका कौशल विकसित होता ही है, किसी चीज़ के बारे में विश्लेषण देने का हो जाता है परिचर्चा के माध्यम से। संचार का भी होता है, तो इसमें जो आपका 1 और 2 ऑप्शन होगा, केवल 1 केवल 2, दोनों 1 और 2, तो ये आपका ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, फ्रेंड्स यदि आपको इसमें आवाज़ कम आ रही हो ना तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि पिछली बार जो मेरे डले हुए वीडियोस में बहुत से लोगों ने मुझे बताया था कि सर आपकी आवाज़ बहुत धीमी आती है। तो आप बता दीजिएगा, मैं साउंड जो है बढ़ा दूंगा एडिटिंग के समय पर। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस शिक्षण अधिगम की अवलोकन पद्धति का लाभ नहीं है, तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन। छात्रों को संतुष्ट करना, देखो ये तो होता है लाभ। लेखन कौशल विकसित करना, तो ये जो है नहीं हो सकता। देखो पर्यावरण में लेखन कौशल विकसित करना ये उसका थोड़ी ना विषय है ना। लेखन तो राइटिंग से संबंधित है, इसका कोई मतलब ही नहीं है हमारा, है ना, पर्यावरण शिक्षण अधिगम के अंतर्गत है। हम पर्यावरण के बारे में बताएंगे, जानेंगे, उसमें लिखवाने से मतलब नहीं है ना। अवलोकन में ये लेखन का कौशल का कोई उपयोग नहीं है। फिर भी वो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। छात्रों में जिज्ञासा विकसित करना, बिल्कुल सही है। इसका बच्चों को उनके पर्यावरण का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। तो देखो छात्रों को संतुष्ट करना, छात्रों को जिज्ञासा प्रदान करना और पर्यावरण का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सब ठीक है। लेकिन जो आपका है ना, इसमें लेखन कौशल विकसित करना, तो ये इसका अंतर्गत नहीं आता है, तो दूसरा ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। फ्रेंड इसके साथ हमारे 30 के 30 प्रश्न जो है पहले जो आपके पेपर में पूछे गए थे ओल्ड पेपर में, वो खत्म होते हैं। 29 आपको दिख रहे हैं क्योंकि एक जगह नहीं लिखा था, तो इसलिए मैंने बोला था अभी आपको कि नंबर पर ध्यान नहीं देना। 30 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और यदि आपने मेरी प्लेलिस्ट पे जाके आपने सिलेबस को नहीं देखा है तो सिलेबस को जरूर देख लीजिएगा। आपकी पात्रता परीक्षा निकल जाएगी, गारंटेड निकल जाएगी पात्रता परीक्षा। आप जो विषय पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ना ही, साथ में वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत सी छोटी छोटी डिटेल्स बहुत कुछ दिया हुआ है, तो उनको भी जरूर देख लीजिएगा। और साथ में यदि वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ और आप यदि वीडियो चाहते हैं इसी प्रकार से, तो मैं पुराने पेपर की और भी वीडियो ले आऊँगा आपके लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।